बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तूफान खान, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। अगर कलमा पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं गोली चलाने लगा हूँ। अमजद ने कलमे के अल्फाज से मेरी बात का मफहूम अखज़ करके लुकमा दिया। इसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूछ लो। सही कहा। मैंने उसकी तायीद की और पश्तो में बोला, तूफान खान, तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बता सकते हो। ये सारा ड्रामा इसे नफसियाती तौर पर डराने के लिए कर रहा था, वरना चौधरी का पता पूछे बगैर मैं इसे कैसे कत्ल कर सकता था। अलबत्ता इससे पूछगछ का कोई वाज़िह तरीका या तरकीब मेरे जहन में नहीं आ रही थी। ले दे के एक रास्ता तशद्दुद का बचता था, मगर तूफान खान जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता था, ऐसे शख्स से उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात उगलवाना नामुमकिनात में से होता है। सिर्फ मेरा जुर्म बता दो। उसकी बात सुनकर अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई। तूफान खान, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा ताल्लुक़ डेरा इस्माइल खान से है और हम किराए के कातिल हैं। हमारे एक दोस्त ने पिछले दिनों हमें डेरा से नारायण बुलाया था और उसने तुम्हारे कत्ल का मुआवजा दिया है। उसका नाम बताकर आप लोग बेशक अपना काम कर सकते हो। चौधरी अकबर। उसका असल वतन तो डेरा इस्माइल खान है। आजकल उसने किसी दुश्मनी की वजह से नारायण में घर बनाया हुआ है, मगर इसे तो हमने जंगल खेल में छोड़ा था। तूफान खान हैरानी से बोला, और उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? मैंने तो फ़कत इतनी बात कही थी कि दुश्मनों के डर से अपने इलाके को छोड़ देना बुज़दिली की इलामत है। शायद यही बात हो। बहरहाल तुम अब छुट्टी करो। मैंने उसके सर का निशाना लेकर ट्रिगर प्रेस करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसके बेगुनाह कत्ल पर मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं हो रहा था। अमजद, इसे गोली मार दो। आखिर मजबूर होकर मैंने अपनी गन झुकाते हुए अमजद से कहा, यह सवाब का काम तुम खुद ही अंजाम दो। वो रूखे लहजे में बोला, बेवकूफ़, इसे जिंदा छोड़ देना नुकसान का बाइस है। मैंने दबे लहजे में उसे झिड़का, तो मैंने कब कहा है छोड़ दो। मैंने होंठ भेजते हुए एक मरतबा फिर गन सोंती और आंखें बंद करते हुए ट्रिगर को दबाने की कोशिश की, मगर इस मरतबा भी मैं पहले की तरह नाकाम रहा। अमजद, इसकी तलाशी लो। इस मरतबा मैंने ज़ोरदार लहजे में अमजद से कहा और वो सर हिलाता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया। अमजद के चेहरे पर नजर आने वाले तासुरात से मुझे इत्मीनान हो गया कि इसे मेरी बात समझ आ गई है। तूफान खान एक ताकतवर शख्स था। इससे पहले हमने इसे लड़ मर कर निकलने का कोई मौका नहीं दिया था, मगर अब मैंने जानबूझकर अमजद को उसके करीब भेजा था ताकि वो फरार की कोशिश करे और कम अज कम इस तरह इसे निशाना बनाने का मौका मिले। मगर उस वक्त मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब उसने बड़े आराम से तलाशी दे दी। उसकी जेब से चमड़े के कवर में बंद एक खंजर, थोड़ी सी नकदी और नस्वार की पुड़ियाँ निकली थी। अमजद ने बड़ी लापरवाही से उसकी तलाशी ली थी और इसे कुछ करने का मुकम्मल मौका फराहम किया था, मगर वो टस से मस न हुआ। बस यही कुछ मिला है। अमजद उसकी जेब से निकलने वाला सामान मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, अपने पास ही रखो। कहकर मैं तूफान खान को घूरने लगा, जो बड़े इत्मीनान से हाथ बुलंद किए खड़ा था। वो हमारे लिए सांप के मुंह में छछुंदर साबित हुआ था। इसे मारने के लिए हमारा ज़मीन राज़ी नहीं हो रहा था और जिंदा छोड़ देने की मुखालफत हमारा दिमाग ठोस दलाइल से कर रहा था। चंद लम्हे सोचने के बाद एक रिस्की फैसले पर पहुंचते हुए मैंने इसे कहा, तूफान खान, अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें तो क्या ये अहद दे सकते हो कि इस सारे वाक़े को भुला दोगे और किसी के सामने भी इसका जिक्र नहीं करोगे? इसके साथ चौधरी अकबर के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाओगे? एक शर्त पर। उसके लहजे में बला का इत्मीनान था, यूं जैसे मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा हो। वो क्या? मैंने दिलचस्पी जाहिर की। मुझे हकीकत बता दें, आपकी कहानी से मैं मुतमिन नहीं हूँ। आप पेशावर कातिल नहीं लग रहे हो। तुम्हारे अंदाजे में हम क्या हैं? चौधरी अकबर के दुश्मन। वो बिला झिझक बोला। वाकई उसका अंदाज़ा गजब का था। अच्छा भाई, हाथ नीचे करो। इधर आओ साए में, तुझे असल हकीकत बताते हैं। और अमजद, इसे इसका सामान वापस कर दो। तूफान खान से पश्तो में कहकर मैंने अमजद से कहा। तूफान खान ने हाथ नीचे करते हुए अमजद से अपना सामान वापस लेकर जेब में डाला और फिर होंठों पर मौनी खेज मुस्कुराहट लिए मेरे साथ बड़ी सी चट्टान के साए में आ बैठा। अमजद भी हमारे करीब आकर बैठ गया था। तूफान खान, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। हम वाकई चौधरी अकबर के दुश्मन हैं। वो हमसे छुपकर भागा हुआ है। इसके मुतल्लिक सिर्फ इतनी इतला मिली थी कि वो मीरान शाह में किसी हाजी बहादुर की पनाह में है। यहाँ आकर पता चला कि वो यहाँ से भी आगे चला गया है और इसके मुतल्लिक सिर्फ हाजी बहादुर या तूफान खान को पता है। हाजी बहादुर को अगवा करने में चूंकि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसलिए हमने तुम्हें अगवा करने का मंसूबा बनाया
और फिर खुशकिस्मती से तू इसी वक्त हमारे हत्थे चढ़ गया। वो हम तुम्हें शक्ल से नहीं पहचानते थे, लेकिन तेरा हुलिया किसी ने बड़ी तफसील से बता दिया था। बाकी की तफसील तुम्हें मालूम है। अकबर का पता तो आप लोगों को मालूम हो गया है कि वो जंगल खेल में डेरे डाले हुए है, मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप लोगों ने कायदे के मुताबिक मुझे गोली क्यों नहीं मारी। तूफान खान, किसी बेगुनाह के खून से हाथ रंगना बहुत मुश्किल होता है। मुझे गुनाहगार करने के लिए ही आपने अपने साथी को मेरी तलाशी लेने के लिए भेजा था ना। वो मुस्कुराया, मैं भी हंस पड़ा। वो हकीकतन काफ़ी समझदारी का सबूत पेश कर रहा था। तूने भी तो कसम खा ली थी कि हमारे खिलाफ कोई गलत हरकत ना करने की। आपका नाम उमर जान। तो भाई उमर जान, बात यह है कि आप दोनों का पुरएतमाद अंदाज और खौफ से खाली चेहरे इस बात के गमाज हैं कि आप दोनों पर काबू पाना मेरे बस से बाहर था। ये तुम कैसे कह सकते हो? मेरी सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजरी है। मैं बंदे की चाल देखकर बता सकता हूँ कि वो कितने पानी में है। चलो छोड़ो इस फजूल बहस को। तूने तो हमसे सच बात पूछी थी, वो हमने बता दी। अब हमारे साथ मर्दों वाला वादा करो कि इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं करोगे और अकबर खान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करोगे। आप दोनों मुतमिन रहो। तूफान खान गर्दन कटवा सकता है, अपनी बात से नहीं फिर सकता। और जहाँ तक ताल्लुक़ है चौधरी अकबर का, तो उसने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी की है कि मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन लूँगा। आखिरी बात ये कि तुम्हारे साथ किए गए मुआहदे में तो शामिल नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेहरबानी कर सकते हो तो हमें जंगल खेल का रास्ता बता दो और ये भी वाज़ह कर दो कि आया चौधरी अकबर ने वहाँ ठहरने का पक्का इरादा किया था या वो वहाँ से भी आगे कहीं जा सकता है। दुग्गन से दत्ता खेल तक आप लोगों को वैगन मिल जाएगी। वहाँ से आगे बाबा ज़ियारत और मामा ज़ियारत तक मुकामी टोयोटा मिल जाती है। मामा ज़ियारत और शेरानी के दरमियान तकरीबन शमाल मगरब की सिमत पहाड़ियों में एक तवील रास्ता बना हुआ है जो जंगल खेल तक जाता है। जंगल खेल किसी एक गांव का नाम नहीं, बल्कि 20 छोटे बड़े देहात हैं। इन तमाम को जंगल खेल कहते हैं। बाकी रहा अकबर खान की यकीनी मौजूदगी का, तो इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। यहाँ से जाते वक्त उसका पक्का इरादा यही था कि उसने अगले चंद साल वहीं गुजारने थे। चंद बंदे भी हमने इसके हमरा भेजे थे जो इसे जंगल खेल के पहले गांव के करीब छोड़कर वापस आ गए थे। अब वल्लाह आलम वो वहीं है या किसी और सिमत कूच कर गया है। इसकी बात ख़त्म होते ही मैं उठते हुए बोला, बहुत बहुत मेहरबानी तूफान खान, हमारी वजह से आपको जो तकलीफ़ उठाना पड़ी इसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। अब आपको इजाज़त है, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, मगर मेरी तरफ से आपको इजाज़त नहीं है। वो खड़े होकर मुस्कुराया, एक दिन की खिदमत का मौका दिए बगैर आप लोग नहीं जा सकते। तूफान खान, हम ज़रूर आपके पास ठहरते, लेकिन अफसोस हमारा टाइम बहुत कीमती है और हम आज ही आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए तो आज सिर्फ दत्ता खेल तक जा सकेंगे। इससे आगे की गाड़ी आपको कल मिलेगी। तो इतना ख्वार होने के बजाय अगर रात मुझे मेज़बानी का मौका दे दो और सुबह मैं खुद आपको शेरानी तक छोड़ आऊँ, बल्कि जंगल खेल का रास्ता भी दिखाऊँ, तो कैसा रहेगा? मैंने अमजद को इसका मतमा नज़र बताकर राय ली, जैसे आप बेहतर समझें। वो बोला, यानी तूफान खान की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होना ज़रूरी हो गया है। ये हुआ ना खुशखबरी की बात। तूफान खान ने नारा लगाया और हम दोनों मुस्कुरा पड़े। वही डबल कैबन टोयोटा जिसमें थोड़ी देर पहले हम गासिब की सूरत में बैठे थे, इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के अंदाज में बरजमान मलक बहादुर के घर की तरफ रवां दवां थे। उमर जान साहब, भाई का नाम तुमने नहीं बताया। मेरा नाम अमजद है। मेरे बोलने से पहले अमजद ने जवाब दिया। आप भी डेरा का है? नहीं, मेरा ताल्लुक़ मानसरा से है। तो तुम लोगों का यराना कैसे बना? वो टूटी फूटी उर्दू बोल रहा था। हम दोनों फ़ौज में इकट्ठे रहे हैं, अमजद ने जवाब दिया, और वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। इसके बाद मलक बहादुर की हवेली तक वो इसी तरह अमजद से इंटरव्यू लेता रहा। अल्लाह ताला की शान भी निराली है। वही हवेली जिसके दफाई निज़ाम को देखते हुए हम इसमें घुसने का प्रोग्राम भी नहीं बना सके थे, उस वक्त एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह उसके दरवाजे हमारे लिए खुल गए थे। हाजी बहादुर से हमारा तारुफ तूफ़ान खान ने अपने बहुत ज़्यादा करीबी दोस्तों के तौर पर कराया था। हवेली का दफाई निज़ाम हमें हवेली के अंदर आकर पहले से भी ज़्यादा मजबूत लगने लगा था। रात को तूफ़ान खान ने हमारे लिए पुरतकल्लुफ़ दावत का बंदोबस्त किया था। हमारे लिए सबसे ज़्यादा हैरानकुन खाना हवेली के वसी सहन में आग के अलाव पर सालम रोस्ट होने वाले दुम्बों का था। खाना उनकी रवायत के मुताबिक ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाया गया। खाने के बाद कहवे का दौर चला।
कहवा पीकर हम सहन में बिछी हुई चारपाइयों पर आ बैठे। चंद अफराद जेब से सिगरेट निकालकर उसमें चर्स भरने लगे। अगर आप लोग चर्स, अफयून या किसी और नशे का शौक रखते हो तो हर चीज़ इधर दस्तयाब हो जाती है। तूफान खान ने हमसे पूछा। शुक्रिया, हम इन नेमतों से दूर हैं। और तूफान खान खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी वक्त एक शख्स रबाब लिए नमूदार हुआ। उसके हमरा दूसरे शख्स के हाथ में मिट्टी का बना घड़ा था। दोनों दस्तरख्वान के लिए बिछाई गई दरी के ऊपर बैठ गए और फिर रबाब के तारों से जादू भरी आवाज़ सुर की शक्ल में निकली। घड़ा बजाने वाले ने भी रुबाब के सुर के साथ अपने घड़े की थाप को मिला लिया। रात गए तक वो पश्तो की मुख्तलिफ गज़लें और गीत गाकर हमें महजूज करते रहे, यहाँ तक कि हमने तूफान खान से सोने की इजाज़त तलब की, जिसके साथ ही वो महफिल इख्तिताम को पहुंची। वैसे भी मुझे गाने सुनने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मेज़बान की दिल आज़ारी के खौफ से मैं खामोश रहा। अलबत्ता वक्त मैंने ज़ाया नहीं होने दिया और दबी ज़बान में तूफान खान से जंगल खेल के मुतल्लिक मुख्तलिफ कीमती सवालात पूछता रहा था। सोने के लिए भी हवेली के सहन को ही इस्तेमाल किया गया। पुरतकल्लुफ़ ग़िज़ा और सारे दिन की थकन की वजह से हम चारपाई पर लेटते ही पुरसकून नींद में डूब गए थे। आप लोग पसंद करो तो कुछ रास्ते तक मैं आप लोगों के साथ जा सकता हूँ। जंगल खेल के रास्ते की निशानदेही करते हुए तूफान खान ने पेशकश की। वो पगडंडी नुमा रास्ता एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था। दक्कन से मुसलसल 3 घंटों के सफ़र के बाद हम वहां तक पहुंचे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तूफान खान, आगे इंशाल्लाह हम खुद ही चले जाएंगे। आप सिर्फ इतनी रहनुमाई कर दें कि इसके अलावा भी जंगल खेल तक कोई रास्ता है। मेरा मतलब ऐसे रास्ते से है जिस पर बंदा गाड़ी में बैठकर जा सके। गाड़ी का रास्ता तो मौजूद है, लेकिन वो रास्ता बहुत ज़्यादा तवील है। 4 से 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिए बंदे को पहले अफ़गानिस्तान की सरहद क्रॉस करनी पड़ती है और फिर वहाँ से जंगल खेल के लिए दोबारा पीछे आना पड़ता है। तो हालत के साथ इस रास्ते की हालत भी बहुत खस्ता और ख़राब है। मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा इस रास्ते से जंगल खेल गया था। इसके बाद दोबारा मुझे वो रास्ता इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं हुई। अफ़गानिस्तान से अलबत्ता इसका रास्ता इतना दुश्वार गुजार नहीं है। यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा, ये आप लोगों की रफ्तार पर मुनहसर है। नॉर्मल रफ्तार से चलें तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अच्छा तूफान खान, अब हम इजाज़त चाहेंगे। उसकी बात ख़त्म होते ही मैंने उससे मिलने के लिए बाजू फैलाए। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, इंशाल्लाह। उसने मुझे अपने दोनों मजबूत बाजुओं में भेंचा। बस मेरी ये बात याद रखना कि वो इलाका काफ़ी ख़तरनाक है। वो अपने नाम की तरह जंगल का कानून रखता है। जो ताकतवर हो वही वहाँ का मलक और सरदार है, और इलाके की इसी खूबी की बिना पर चौधरी अकबर ने इसे अपने लिए पसंद किया था। इसे वहाँ गए हुए 3-4 हफ्ते होने वाले हैं। अब तो शायद उसने अपने कदम मजबूती से जमा लिए हों। हम ज़रूर आपकी हदायत का ख्याल रखेंगे। मैं इससे अलहदा होकर बोला। उमर जान, चौधरी अकबर से मिलकर गंडापुर कौम के मुतल्लिक जो बुरा तासुर मेरे दिल में उजागर हुआ था, आपसे मिलने के बाद बिल्कुल ज़ाइल हो गया है। तूफान खान, मैं ये तो नहीं कहता कि गंडापुर कौम कोई बहुत अच्छी कौम है। अलबत्ता इतना ज़रूर बताऊंगा कि चौधरी अकबर का ताल्लुक़ गंडापुर कौम से नहीं है। आपने शायद गौर नहीं किया, वो चौधरी अकबर है और चौधरी इसका नाम नहीं बल्कि कौम है। गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर कहा, और खुदा हाफिज कहकर उसने वापसी के लिए गाड़ी मोड़ ली। चल भाई माजे, मैंने जंगल खेल के रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। बड़ा शौक था तुझे वजीरिस्तान की सैर करने का, तुझसे तो कुछ कम ही था। मैं खामोश ही रहा था। नामालूम जंगल खेल में हमारे लिए कौन कौन से हंगामे मुंतज़िर थे। जंगल खेल का रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी और तंग रास्ते पर बामुश्किल एक आदमी चल सकता था। मैं अमजद से चंद कदम आगे था। जिन हजरात का पहाड़ी इलाके से वास्ता पड़ चुका है, उनके इल्म में ये बात ज़रूर होगी कि चढ़ाई चढ़ना किस कदर मुश्किल और तकलीफ दह काम होता है। शुमाली इलाका जात में गुजारे हुए अरसे की बदौलत हम दोनों को पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारने का काफ़ी तजर्बा था। जब हम वहाँ नए नए तैनात हुए थे तो हमसे पहले मौजूद वहाँ पे साथी हमें चढ़ाइयाँ चढ़ने की ये तकनीक बताते थे कि खुद ना थको बल्कि पहाड़ों को थकाओ, यानी इतना आहिस्ता चलो कि सांस ना चढ़े और पहाड़ तुम्हारे चढ़ने का इंतज़ार कर कर के थक जाएं। इस वक्त भी हम इस पर अमल पैरा होकर आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की मंजिलें तय कर रहे थे। हम बगैर रुके मुसलसल 1 घंटा महवे सफ़र रहे, यहाँ तक कि चंद मीटर हमवार सतह आने के बाद रास्ता हल्का सा दाएं मुड़कर एक बार फिर बुलंद होने लगा। इस मर्तबा हमारे दाएं हाथ पर खड़ी चट्टान थी।
बिल्कुल दीवार की तरह सीधी, जिसे हम फौजी ज़बान में क्लिफ कहते हैं। मैं तकरीबन ऊपर पहुंच चुका था, जबकि अमजद मुझसे चंद कदम पीछे था। अचानक उसका पाँव फिसला और वो उफ की आवाज़ के साथ दाएं जानिब गिरा। उसके फिसलने की आवाज़ सुनते ही मैं पीछे की जानिब मुड़ा, संभल के माजे। हालांकि ये बात कहने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी और अमजद भी अच्छी तरह जानता था कि इस जगह से नीचे गिरने का क्या मतलब है, मगर कहते हैं ना कि जो होना होता है होकर रहता है। वो संभलने की कोशिश के बावजूद वो रास्ते से नीचे की तरफ खिसका और दूसरे ही लम्हे वो बुलंदी से धकेले के पत्थर की तरह इस सीधी ढलान से नीचे की तरफ बढ़ा। मैं घबरा कर चीखा, अमजद। खौफ से एक लम्हे के लिए मेरी आंखें बंद हो गई थीं। दोबारा आंखें खोलने पर मुझे अमजद एक झाड़ी को पकड़कर लटकता नजर आया। उसकी खुशकिस्मती कि वो झाड़ी उसके गिरने के मुकाम से चंद मीटर नीचे ज़मीन के मतवाजी उगी हुई थी। नीचे गिरते हुए भी अमजद ने अपने हवास पर काबू रखा हुआ था और उस झाड़ी पर अपनी गिरफ्त कायम कर ली थी। ऐसी झाड़ी की जड़ें बहुत मजबूती से पहाड़ में प्रविष्ट होती हैं और इनकी इसी मजबूती की वजह से इस वक्त अमजद इस झाड़ी के साथ सीधा लटक रहा था। वो गैर अहम सी झाड़ी जो चंद लम्हे पहले हमारी नज़र में किसी खास अहमियत की हामिल नहीं थी, इस वक्त किसी खजाने से भी ज़्यादा हैसियत इख्तियार कर गई थी। शाबाश माजे, इसे मजबूती से थामे रहो और नीचे नहीं देखना। बस चंद मीटर का फासला है, मैं अभी तुझे खींच लेता हूँ। इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपनी क्लैशनकोव से स्लिंग निकाली, मगर उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अमजद तक पहुँच सकती। अमजद की अपनी गन और कपड़े का थैला नीचे गिर चुके थे। मैंने अपने थैले में मौजूद गर्म चादर निकाली और पिंडली से बंधे हुए खंजर को खोलकर चादर को लंबाई में 3 बराबर टुकड़ों में काट दिया। इन टुकड़ों और स्लिंग को मैंने 2 रस्सों को जोड़ने वाली गांठ रीफ नॉट की मदद से मजबूती से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। गांठ की मुख्तलिफ अकसाम हम पहाड़ी इलाके के कोर्स में बड़ी तफसील से सीख चुके थे। ये कोर्स हमने रट्टू स्कूल में अपनी कमांडो सर्विस के दौरान किया था। सामाईन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि गांठों की तकरीबन 18 अकसाम हैं। इनके बारे में बात करने का ये मौका तो नहीं, अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि ये गांठें आम जिंदगी में भी बड़ी मददगार और मुफीद साबित होती हैं। इस वक्त भी रीफ नॉट से चादर के टुकड़े जोड़ते हुए मुझे ये इत्मीनान हासिल था कि वो गांठ खुद ब खुद किसी कीमत पर नहीं खुल सकती थी। थोड़ा सा नीचे होकर मैंने रास्ते में अपने बैठने के लिए एक जगह मुंतखब की। अपने दोनों पाँव पहाड़ में मजबूती से गड़े हुए पत्थर पर लटकाकर मैंने रस्सी अमजद की जानिब लटका दी। स्लिंग वाली साइड मैंने अमजद की तरफ रखी थी और स्लिंग के सिरे पर फांसी के फंदे की तरह का हल्का बना दिया था ताकि अमजद इसमें अपने हाथ गुजार कर पकड़े। इसका फ़ायदा ये था कि स्लिंग हाथ से फिसल जाने की सूरत में भी वो नीचे नहीं जा सकता था। अमजद की निगाहें मेरी ही जानिब मरकूज थीं। जैसे ही स्लिंग का हल्का उसके हाथ तक पहुंचा, उसने झाड़ी पर बाएं हाथ की गिरफ्त कायम रखते हुए दायां हाथ रस्सी से आहिस्ता से हल्के की जानिब बढ़ाया। एक हाथ से अपने पूरे बदन को सहारना बहुत मुश्किल काम है और जब सिचुएशन ऐसी हो कि हाथ छूटने का मतलब सरीहन मौत हो तो फिर ये काम और भी दुश्वार और मुश्किल तरीन हो जाता है। मगर वो अमजद था। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के एक हाथ से लटकते हुए दूसरे हाथ से स्लिंग को थाम लिया और फिर दूसरा हाथ भी झाड़ी से हटाकर स्लिंग पर जमा दिया और इसके साथ ऐसा करते ही उसके जिस्म का तमाम बोझ मेरे दोनों बाजुओं पर मुंतकिल हो गया था। मैंने चादर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए पीछे की जानिब लेट गया। मेरी ज़रा सी कमज़ोरी और गलती से हम दोनों आसानी से मौत के सफ़र पर रवाना हो सकते थे। वो बेजान पत्थर जिस पर मैंने अपने दोनों पाँव टिकाए हुए थे मुझे बहुत तक़वियत दी थी। इसकी गैर मौजूदगी में शायद मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। पीछे की तरफ झुकने की वजह से अमजद मेरी नज़रों से ओझल था, लेकिन खुद साख्ता रस्सी को लगने वाले झटके उसकी पेशकदमी के गमाज थे। वो चंद मीटर का फासला तय करने में शायद अमजद को 5 से 10 मिनट लगे हों, मगर वो मिनट हमारे लिए सदियों पर मुहित हो गए थे। ऊपर पहुंचते ही अमजद मेरे साथ बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसकी कमीज पसीने से भीग गई थी। चहला बीबी शादी से पहले बेवा होने चली थी। वो अपना सांस दुरुस्त करते ही बोला, इसके लिए तो बेहतर यही था जिस काम के लिए उसने शादी के बाद दुआएं मांगनी है, अगर वो शादी से पहले हो जाता तो क्या मुज़ायका था। गलत फहमी है तुम्हारी। उसने बुरा सा मुंह बनाया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो रो रो कर जान दे देती। इसे सादा अल्फाज में तुम शादी मर्ग कह सकते हो। अच्छा, बकवास करने की ज़रूरत नहीं और पानी पिलाओ। तुम्हारे गुस्से को देखकर लगता है मैंने सच बात कही है।
मैं पानी की बोतल थैले से निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। हूँ, बड़ा आया सच्चा। वो पानी की बोतल मुंह से लगाकर घटाघट आधी बोतल पी गया। मुझे भी उस वक्त काफ़ी प्यास महसूस हो रही थी, इसलिए बकिया आधी बोतल मैंने चढ़ा ली और खाली बोतल थैले में रख ली। मुझे पता नहीं था कि आगे पानी हमें कितनी देर में मुयस्सर होता, मगर ट्रेनिंग ने हमें ये सिखाया था कि अगर कभी ऐसे हालात में फंस जाओ जहां पानी मिलने की उम्मीद ना हो या कम हो, तो अपने पास मौजूद पानी वक्फे वक्फे से घूंट, कभी 2 घूंट और कभी ज़ुबान तर कर लेने से ज़्यादा बेहतर यही है कि एक ही मर्तबा सैराब होकर पानी पिया जाए। और हमारी उस वक्त की जद्दोजहद का तकाजा यही था कि हम अपनी खोई हुई तवानाई को बहाल करके आगे जाने के लिए खुद को तैयार करते। चलें, अमजद ने पूछा। चलो, मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चंद मिनटों बाद हम निस्बतन हमवार जगह पर पहुंच गए थे। जारी है।